पहली बात तो इकोनॉमिक्स लेकर आपने गलती नहीं, सबसे बड़ा बेस्ट डिसीजन लिया है। क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स? क्यों ये हमारे ह्यूमैनिटीज में एक ऑप्शन होता है? बेटा ह्यूमैनिटीज में ये ऑप्शन जो इकोनॉमिक्स है वो एक जीवन दान की तरह है। इकोनॉमिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। आपको नंबर से भी प्यार करना पड़ेगा और आपको थ्योरी से भी प्यार करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का लार्ज और स्मॉल स्केल भी होता है, बिल्कुल होता है। 12th क्लास में आपको लार्जर स्केल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? जिसको आप लार्जर सेंस में पढ़ सको। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं सर 9-10 जैसी कि इकोनॉमिक्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं तुम्हें ग्राफ्स पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूं, तो इस बात को याद रखना मैं कुछ अलग नहीं, तुम्हें इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा हूं। लेकिन 9th और 10th की इकोनॉमिक्स से 11-12 की इकोनॉमिक्स बहुत डिफरेंट होती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमैनिटीज। मैं हूं सानिध्य सर, आपको इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। सब लोगों का पहले तो ढेर सारा स्वागत है इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए बहुत कीमती है जो कि 11th क्लास में इकोनॉमिक्स को टेकअप कर रहा है। क्यों? कई बार क्या होता है बेटा, हम रास्ते पर निकल जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि किस जगह पर मुड़ना है, कैसे जाना है और किस रास्ते पर निकल आए हैं। बेटा सब्जेक्ट चालू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कितना उसका वेटेज है, उसके साथ साथ उन चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या बताता है। कोई सब्जेक्ट और उसके चैप्टर्स क्या यूं ही दे दिए जाते हैं हमें? क्या उसका पीछे कोई एक मोटिव होता है कि पहला चैप्टर पहला क्यों है, आखिरी वाला आखिरी क्यों? हर एक चीज को मैं आज इस वीडियो में बहुत ही डिटेल तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो और उल्टा आपको यह पता हो कि जिस जगहों पे आप शायद गलती करोगे आगे जाकर, वो आज से ही आपकी क्लियर हो जाए और आप दोबारा गलती ना करो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती है और हर उस बच्चे के लिए बहुत कीमती है जो कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको ढेर सारा प्यार देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे कि सब लोग बेस्ट से बेस्ट मार्क ला सको अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि सर इकोनॉमिक्स का मोटिव क्या है। इकोनॉमिक्स क्या सही है, नहीं है, लेकर कुछ गलती तो नहीं करी? पहली बात तो इकोनॉमिक्स लेकर आपने गलती नहीं, सबसे बड़ा बेस्ट डिसीजन लिया है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो प्रेजेंस है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज से नहीं, अगर रियल लाइफ से भी देखें तो इकोनॉमिक्स का वेटेज और इंप्लीकेशन रियल लाइफ में भी बहुत वैल्यूएबल है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, आप कोई भी प्रोफेशनल लेवल एग्जाम ले लो, कोई लॉ ले लो, आप उसके साथ साथ सीए ले लो, सीएस ले लो, यूपीएससी ले लो, गवर्नमेंट एग्जाम्स ले लो, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो, हर जगह पर इकोनॉमिक्स का वेटेज है और उसका प्रेजेंस है। इकोनॉमिक्स इतना कीमती है और इतना फायदेमंद है, और अगर आपने इसको चूज किया है तो आपको ये और बेहतर और कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल इंसान ही बनाएगा। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन अब बात आती है सर इकोनॉमिक्स है क्या? क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स? क्यों ये हमारे ह्यूमैनिटीज में एक ऑप्शन होता है? बेटा ह्यूमैनिटीज में ये ऑप्शन जो इकोनॉमिक्स है वो एक जीवन दान की तरह है। क्या होता है, जब हम लोगों की पढ़ाई करते हैं ना, तो उसमें इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक ऐसा सिस्टम है जहां पर लोग आकर काम करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं और अपना जीवन जीते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं अपने जीवन जीने के लिए। क्लियर? तो इसे हम एक इकोनॉमी कहते हैं, और इकोनॉमी की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स होता है। तो पहली बात तो इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ, हम ये चैप्टर भी पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर होता है किताब का। इकोनॉमिक्स का प्रेजेंस क्या है वो मैंने भी आपको बताया, और कैसे और बेहतर कर सकते हैं इसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं, हमारे पास 11th क्लास में 2 बुक्स आपको मिलती हैं। एक है अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है अपनी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये दोनों बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का वेटेज 40 और 40 मार्क्स का होता है। राइट? इसमें कोई भी ज्यादा नहीं है कि सर ये वाली बुक को ज्यादा प्रेफरेंस दे दें क्या इसकी बजाय, क्योंकि हम नंबर से इतना कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत बड़ा डिलेमा है कि सर क्या होता है, इकोनॉमिक्स जो है ना वो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बेस्ड होती है। तो जो लोग थ्योरी में अच्छे होते हैं वो लोग बिजनेस में अच्छे हो जाते हैं, या पॉलिटिकल साइंस में अच्छे हो जाते हैं, या हिस्ट्री में अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जो लोग न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आते हैं, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होने लगती है ना? मैथ्स वाले टॉपिक्स में, अकाउंटेंसी वाले टॉपिक्स में, या ऐसे फिजिक्स वाले टॉपिक्स में। तो बेसिकली हम लोग जो डिसीजन लेते थे वो यही होता था कि यार अगर आप लोग थ्योरेटिकली अच्छे हो तो आप शायद ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, अगर आप नंबर्स के थ्रू अच्छे हो तो पीसीएम ले सकते हो। और हमने तो लिया ही ह्यूमैनिटीज इसलिए क्योंकि हम थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग है और हमारा इंटरेस्ट भी है ह्यूमैनिटीज में। राइट? अब बात को आप ध्यान से समझना बेटा, इकोनॉमिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। आपको नंबर से भी प्यार करना पड़ेगा और आपको थ्योरी से भी प्यार करना पड़ेगा। जो भी इंसान एक चीज में कंफर्टेबल है, दूसरे में भी उसको एफर्ट्स लगने वाले हैं, क्योंकि दोनों का वेटेज आधा आधा है।
40 और 40। तो आप किसी को भी एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दे सकते। हाँ, इंपॉर्टेंस दे सकते हो जिस पार्ट पे आपका वीकनेस होगा। जैसे अगर आप नंबर्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो तो आप स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना इस बात के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा इससे कंफर्टेबल होने में प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, चीजों के साथ ज्यादा अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। और जिस जगह पे अगर आप थ्योरी आती है तो थ्योरी में आप कंफर्टेबल हो सकते हो, उसके साथ आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, और वाइस वर्सा, राइट। तो अब सर ये बताओ मुझे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है और स्टैटिस्टिक्स में क्या है। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड जो माइक्रो है ना, आपका 11th क्लास में जब आप पहली बार ह्यूमैनिटीज लेते हो और इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आप इकोनॉमिक्स को बहुत ही छोटे स्केल पर पढ़ते हो, बहुत ही स्मॉल स्केल पर पढ़ते हो, और आपने वर्ड का मतलब भी समझा होगा माइक्रो। माइक्रो का मतलब है स्मॉल स्केल। किसी भी चीज को जब आप बहुत स्मॉल स्केल पे समझते हो या किसी स्मॉल स्केल पे स्टडी करते हो या जिसका साइज बहुत स्मॉल होता है उसे हम कहते हैं माइक्रो। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जब इकोनॉमिक्स को बहुत ही स्मॉल स्केल पर पढ़ा जाए। सर इकोनॉमिक्स का लार्ज और स्मॉल स्केल भी होता है, बिल्कुल होता है। 12th क्लास में आपको लार्जर स्केल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जिसको आप लार्जर सेंस में पढ़ सको। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, किसी एक इंसान की डिमांड क्या है, एक इंसान की डिमांड को अगर मैं पढ़ने जाऊं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन पूरे देश भर की डिमांड कितनी है, देश में इतने सारे लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग रहते हैं, वो 140 करोड़ लोग क्या डिमांड करते होंगे, उसको अगर मैं एक साथ पढ़ूं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो लार्जर सेंस में पढ़ने वाली है, वो अपन अगले साल पढ़ेंगे। लेकिन इस साल की अगर बात करूं तो आपके पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस पूरी किताब में आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो बहुत ही स्मॉल स्केल में, बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे, कि एक इंसान को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, एक इंसान डिमांड क्यों करता है, और डिमांड करता है तो उसकी अफेक्ट क्या होता है, वो डिमांड बढ़ाता क्यों है, वो डिमांड कम क्यों कर देता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसकी डिमांड को इफेक्ट करती हैं, एक प्रोड्यूसर कितना बनाएगा, मार्केट में प्राइस को कैसे डिसाइड करें, ये सारी चीजें हम इस किताब में पढ़ते हैं। अब अगर आऊं मैं दूसरी बात पे, तो हमारे पास होता है बेटा स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है हमारे पास, जनरली देखा जाए तो मैं आपसे कई बार सवाल पूछ चुका हूं इस चीज का कि दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है, तो कोई बोलता है सर कोहिनूर है, कोई बोलता है माँ बाप है सर, कोई बोलता है भगवान है, सबसे कीमती चीज, कोई बोलता है समय है, कोई बोलता है पैसा है, कोई लोग कुछ कुछ अपनी अपनी टाइप से चीजें बोलते हैं। लेकिन अगर मैं स्टैटिस्टिकली अगर आपको चीजों को कहूं तो सबसे महंगी चीज जो है वो है डेटा। डेटा दुनिया की सबसे महंगी चीजों में आता है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान के पास कोई अगर मान लो बिजनेस भी करने जाता है और बिजनेस करने जाता है तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है लोगों का डेटा। क्यों? अब देखो, आपने सुना होगा फेसबुक का नाम, आपने सुना होगा इंस्टाग्राम का नाम, ये दुनिया की सबसे पैसे वाली कंपनी है, लेकिन ये आपको बेचते क्या है। मैं इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट खोलूंगा तो मुझे कोई पैसा नहीं देना, मैं फेसबुक पे अपना अकाउंट खोलूंगा मुझे कोई पैसा नहीं देना, गूगल पे अपना अकाउंट खोलूंगा तो मुझे कोई पैसा नहीं देना। तो फिर सर ये पैसा कैसे बनाते हैं? क्योंकि इनके पास लोगों का डेटा है। ये एड्स रन करते हैं अपने प्रोफाइल पे, अपने ऐप पर, जिनको आप देखते हो, और जो एड्स चलवाते हैं वो इनको पैसे देते हैं। ये इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। मतलब डेटा, लोगों को डेटा सेल किया जाता है और उसके बदले में काफी ज्यादा पैसा लिया जाता है। आप ये सोचिए कि अगर एक मैं कंपनी खोलूं और मेरे पास 10 लाख लोगों का डेटा है, पहले दिन में ही मैं सबको अगर मेल करूं या सबको फोन करूं कि मेरा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और आप उसका देखोगे कन्वर्जन अगर मुझे मात्र 1% भी मिल गया, 10 लाख का 1% भी मिल गया मुझे कन्वर्जन, तो आप सोचो मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। ये वैल्यू है डेटा की, और इसीलिए स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा आप 4 लोगों की स्टडी एक साथ कर सकते हो, पर अगर मैं बोलूं 4 करोड़ लोगों की स्टडी, 400 करोड़ लोगों की स्टडी नहीं कर सकते। यहीं पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे नंबर्स के साथ आपको खेलना पड़ेगा, और जब आपके पास डेटा बहुत लंबर या लार्जर स्केल में होता है तो आप उसको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए इसकी मदद लेते हो। क्लियर? समझ आया? अब बात करेंगे सर दोनों बुक्स में अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या इसके अंदर चैप्टर्स है, क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा, वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास कुल मिला के
कुछ 11 चैप्टर्स हैं और ये 11 चैप्टर्स मिलकर बनते हैं 40 मार्क्स। तो सबसे पहले जैसे कि जनरली आपने इकोनॉमिक्स पहले 9-10 में पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं सर 9-10 जैसी एक इकोनॉमिक्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं तुम्हें ग्राफ्स पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूं, तो इस बात को याद रखना मैं कुछ अलग नहीं, तुम्हें इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा हूं। लेकिन 9th और 10th की इकोनॉमिक्स से 11th-12th की इकोनॉमिक्स बहुत डिफरेंट होती है। तो इसके साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, ग्राफ के साथ, नंबर्स के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, लॉज के साथ, अजम्पशंस के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो इस बात को पहले याद रखना, ठीक है। देखो, दूसरी चीज, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट चालू होता है तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है बहुत जरूरी होता है। वो ये बताता है कि इस सब्जेक्ट का इजाद कैसे हुआ, किन किन लोगों ने इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे कि हम लोग कई सारे इसमें इकोनॉमिस्ट के नाम सुनेंगे, अल्फ्रेड मार्शल का नाम सुनोगे, एडम स्मिथ का नाम सुनोगे, हिक्सन एलन का नाम सुनोगे। ऐसे कई सारे लोग आपको मिलते रहेंगे जो कि आपको इकोनॉमिक्स की अपनी अपनी थ्योरी देंगे, है ना। अब क्या बताता है इसमें कि इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ। पहला चैप्टर बता रहा है कि इकोनॉमिक्स आई कैसे। क्या है बेटा, हम एक दुनिया में रहते हैं जहां पे हमारे पास कई सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज ना लिमिटेड है। आपको पता है जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये सब रिसोर्स कहलाती हैं। बेटा ये रिसोर्स लिमिटेड है, ये आपको पता है। पेट्रोल एक दिन खत्म हो जाएगा जिस हिसाब से हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोयला भी खत्म हो रहा है जिस हिसाब से हम कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे कई सारी रिसोर्सेज हैं जो कि हम यूज करते हैं और हमें पता है कि किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएगी जिस हिसाब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स जो है ना वो आई क्यों, उसका रीजन ये था कि हमारे पास स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी मतलब किसी चीज की कमी। हमारे पास फ्यूल की कमी है, हमारे पास कोयले की कमी है, हमारे पास पानी की कमी है। ऐसी कई सारी कमियां होती हैं जिसके अंदर एक इंसान को या एक कम्युनिटी को डिसाइड करना पड़ता है कि इन कम रिसोर्सेस को किस तरह से इस्तेमाल करें कि हम लोग बेस्ट पॉसिबल यूज कर पाए और फ्यूचर के लिए भी सेव कर पाए। और ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, ये जो स्टडी होती है, इस स्टडी को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जन्म ही ना होता अगर हमारे पास कमी ना होती। तो किसी ना किसी चीज की कमी की वजह से इस सब्जेक्ट का इन्वेंशन होता है या इस सब्जेक्ट का जन्म होता है, ठीक है। वो हम पढ़ते हैं इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फिर जैसे हम बढ़ते हैं आगे तो हमें पता चलता है कि इंसान डिसीजन क्यों लेता है, उसको कुछ चाहिए ही क्यों, क्या क्या चाहिए उसको। इंसान को खाना चाहिए, इंसान को गाड़ी चाहिए, इंसान को बंगला चाहिए। ये चाह क्यों आती है? ये चाह इसलिए आती है क्योंकि इंसान अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करता है। तो दूसरा चैप्टर आता है दैट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको एक चैप्टर बताता है कि एक इंसान बहुत सारी चीजें कंज्यूम करता है अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि फोन का इस्तेमाल करेगा, खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, घर का इस्तेमाल करेगा, न जाने कितनी चीजें होंगी जिसका इस्तेमाल वो ऑन अ डेली बेसिस करता है और हर एक चीज से उसका कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो एक इंसान मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब अचीव कर सकता है? अब देखो फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर आप एक जनरली रोज 3 रोटियां खाने में खाते हैं, अगर आपको 1 रोटी खाने को मिले तो आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं मिलेगा, आपको स्टिल भूख लग रही होगी। पर 3 की जगह मैं आपको 6 रोटी दे दूं तो आपको सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा नहीं बेटा, आप डिस्कंफर्ट या अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया और आपके पैसे भी खर्चे हो गए, हाँ या ना। तो बेसिकली एक इंसान सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कब फील होगा? इस चीज को हम यहां पर पढ़ते हैं अलग अलग थ्योरीज की मदद से, जैसे कि कार्डिनल थ्योरी, जैसे कि ऑर्डिनल थ्योरी, अलग अलग लोगों ने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, हिक्सन एलन ने दिया है। इन सब चीजों को हम समझते हैं इस चैप्टर में। पर जैसे ही आप इससे आगे बढ़ते हो आपके पास एक और वैलिड पॉइंट आता है कि सर आपको अगर किसी चीज की जरूरत है, अगर आपको अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करना है, इसी वजह से आप एक डिमांड रखते हो कि भाई मुझे प्यास लग रही है, मेरी इच्छा है कि मुझे पानी मिले, तो मैं डिमांड करता हूं कि लो मेरी जेब में 20 रुपए है, मुझे कोई पानी की बोतल दो, और पानी की बोतल बेचने वाले लोग आपके पास आ जाएंगे, हाँ या ना। तो यहां पर आता है डिमांड, कि इकोनॉमिक्स के अंदर आप डिमांड के बारे में पढ़ते हो कि कैसे इंसान डिमांड करता है। डिमांड करता ही क्यों है? डिमांड इसलिए करता है जिससे कि वो एक सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सके। कुछ उसकी इच्छाएं हैं, कुछ उसकी मंशा है कि वो कुछ खर्चा करना चाहता है,
कुछ उसकी नीड्स है, कुछ उसकी वांट है, उसके लिए वो चाहता है कि वो कुछ पैसा देने के लिए रेडी है और बदले में से कुछ सामान या सर्विस मिल जाए। अगर बाल लंबे हो गए तो आप डिमांड करोगे कि आपके बाल कट जाए। अगर आपको भूख लगी है तो आप डिमांड करोगे कि आपको कुछ खाने को मिल जाए। अगर आप बीमार हो तो आप डिमांड करोगे कि मुझे हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिल जाए, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए। दिस इज नोन एज डिमांड। डिमांड में हम कई सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, उसके साथ साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड पढ़ते हैं, कैसे डिमांड पे असर पड़ता है वो सब चीजें भी पढ़ते हैं। लेकिन ये चैप्टर सफिशिएंटली ये नहीं बता पाता कि डिमांड पे असर कितना पड़ता है। असर पड़ता है ये बता देता है, लेकिन हमें ये नहीं बता पाता कि असर कितना पड़ता है। तो दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बताता है कि मान लो अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10% से बढ़ जाती है, कि एक प्रोडक्ट है वो किसी 100 रुपए का था और 10% से उसकी प्राइस बढ़ गई, मतलब वो 100 से 110 रुपए का हो गया। अब महंगा हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि कोई भी चीज की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो अगर मैं किसी प्रोडक्ट की 10 रुपए अगर प्राइस बढ़ाता हूं, 10% अगर मैं उसकी प्राइस बढ़ा देता हूं, तो कितने परसेंट डिमांड मेरी गिर जाएगी, ये मुझे ये चैप्टर बताता है। इसमें नहीं पता चलता, ये चैप्टर मुझे ये मैग्नीट्यूड बताता है कि डिमांड पे असर कितना पड़ता है। ये वेटेज है इन चैप्टर्स के, ये वैल्यू है इन चैप्टर्स की। और अगर मैं इन बात करूं जितना मैंने भी आपको बताया, तो फर्स्ट चैप्टर से वेटेज आता है समवेयर अराउंड 4 मार्क्स का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे ग्राफ्स आप सीखते हो, जैसे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसी कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हो। इसके अंदर भी आपको कई सारे ग्राफ्स और इसमें तो न्यूमेरिकल्स आपको सीखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा और परसेंटेज निकालना आपको नंबर्स की मदद से होता है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना, नॉन मैथ्स वाले भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई। ये जो पार्ट है ये कहां से लेके बेटा, पॉइंट नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक, ये सारे के सारे एक बेसिकली प्रोड्यूसर्स की नजर से, एक जो मैन्युफैक्चर होता है उसकी नजर से ये चैप्टर्स बनाए गए हैं। एक एक करके बताता हूं, सबका अपना अपना वेटेज है। जैसे आपने 9th 10th में पढ़ा था, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या ह्यूमन कैपिटल, जो कहना है कह लो। ये 4 लोगों का, ये 4 चीजों का होना जरूरी है जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो। आपको अगर कोई भी सामान बनाना है, गाड़ी बनानी है, तो आपको जमीन चाहिए होगी जिस पर आप सेटअप डाल सकोगे फैक्ट्री का। आपको लेबर चाहिए होगा जो कि गाड़ी बनाने में मदद करेंगे। आपको गाड़ी बनाने के लिए पैसा चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, दैट इज कैपिटल। और उसके साथ साथ आपको एक इंसान चाहिए होगा, बिजनेसमैन, एक ह्यूमन कैपिटल, जो कि इन सारी चीजों को जोड़ रहा होगा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो आप पढ़ते हो वो सेम चीज प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, कि प्रोडक्शन कैसे होता है। अब आपने यहां पे ऊपर पढ़ा कि एक इंसान सेटिस्फाइड फील करना चाहता है, इंसान डिमांड करता है मार्केट में कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, धूप हो गई है बहुत ज्यादा, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता 50 किलोमीटर, तो मुझे एक गाड़ी बना कर दो जिससे कि मैं ट्रैवल कर सकूं, ये मेरी इच्छा है, मैं पैसा देने के लिए रेडी हूं। तो हमारे पास आता है एक प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर क्या करता है यहां पे, वो एक अपना रोल निभाता है कि वो लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल की मदद से कुछ प्रोडक्शन करता है। और हम वो प्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ते हैं इसके अंदर। इसके अंदर कई सारे ग्राफ्स, कई सारे शेड्यूल्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एक प्रोड्यूसर किस तरीके से सोचता है, एक प्रोड्यूसर को फायदा कैसे होता है, ये हम इस चैप्टर में समझते हैं। लेकिन बेटा जब भी आप किसी चीज को बनाते हो तो आपकी उसमें लगती है कॉस्ट, उसमें लगती है लागत, कुछ ना कुछ पैसा लगता है। उस पैसे की स्टडी करनी जब आपको पड़ती है ना, जब अपन बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स में तो पैसा ही पैसा है, पैसे ही पैसे पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में तो पैसा पढ़ना ही पड़ेगा। दैट इज 6th नंबर का चैप्टर आपका कॉस्ट। क्या आप किसी भी चीज को बनाओगे तो उसमें कुछ लागत लगती है, अलग अलग प्रकार की लागत होती है, अलग अलग सेंस में आपको इंपैक्ट करती है। उसके ग्राफ, उसके शेड्यूल, आप हर चीज समझते हो। कुछ कॉस्ट होती है जो कि फिक्स्ड होती है, जैसे कि रेंट, एक बिल्डिंग का रेंट, आप कुछ बनाओ चाहे मत बनाओ, पर बिल्डिंग का रेंट तो उतना का उतना आपको देना ही पड़ेगा। कुछ होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जितना बनाओगे उतना ज्यादा लगेगा। आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो थोड़ा सा पैसा लगेगा, आप 100 प्रोडक्ट बनाओगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। ये होती है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि चेंज होती है प्रोडक्शन के हिसाब से। आप ये सारी चीजें पढ़ते हो चैप्टर नंबर 6 में। फिर आते हो आप चैप्टर नंबर 7। प्रॉफिट और रेवेन्यू में जमीन आसमान का अंतर होता है। रेवेन्यू का मतलब है आप टोटल कितना सेल किए, टोटल कितना आपने बेचा। प्रॉफिट का मतलब होता है आपने टोटल
टोटल कितना प्रॉफिट बनाया, कितना आपने कमाया, उस चीज के बीच का एक डिफरेंस होता है। जब आपने कुछ बना लिया, उसमें कुछ लागत लगा ली, तो आप ये भी समझने की कोशिश करते हो कि आपने कितना बनाया होगा या आप कितना बनाओगे। ये इकोनॉमिक्स आपको बताता है इस पूरे सेंस में। तो आप देख रहे हो कैसे एक सीक्वेंस में जा रहा है। पहले आपने बताया कि इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ, कैसे आप डिसीजन लेते हो, कि डिसीजन क्यों लेना है, क्योंकि आप सेटिस्फाइड फील करना चाहते हो। सेटिस्फैक्शन के लिए आप कुछ डिमांड करते हो, डिमांड के लिए आप फिर उसके बाद कुछ प्रोड्यूस करते हो, प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट लगती है, कॉस्ट लगने के बाद आप क्या करते हो, उसको सेल करते हो। ये सारी चीजें आप एक सीक्वेंस में पढ़ते हो। फिर आपके पास आता है बेटा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अभी मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक पॉइंट है जहां पे वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है। प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होगा, जहां पे वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है, जब वो ज्यादा ना बनाना चाहता है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा फायदा इसको हो रहा है। ये कौन सा फायदा होगा कि तब ये रुकना चाहेगा, ज्यादा बना लिया। जैसे कि होता है ना कि अगर मान लो आप मिल्क प्रोड्यूसर हो, अगर आप दूध की डेयरी चलाते हो, तो आप कितना दूध निकालोगे कि वो सब लोगों तक बिक भी जाए और उसके बाद कुछ सड़ने के लिए बचे भी ना। तो आपका वो पॉइंट कैसा कौन सा होगा जहां पे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो, तो वो ये वाला पॉइंट डिसाइड करने में आपकी मदद करता है। इतना डिटेल जाता है इकोनॉमिक्स। उसके बाद ना ही सिर्फ यहां तक, जब आप अगर कुछ बनाते हो तो आपको उसको सप्लाई भी करना पड़ता है। जब आपने बात करी सर डिमांड की, कि लोग अगर डिमांड कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर की तरफ से आपको सप्लाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मांगने वाले तो बहुत लोग हो सकते हैं, दुनिया भर में हर तरह की मांग है, 100 लोग दुकान के बाहर खड़े हुए हैं, पर अगर आपके पास प्रोडक्ट ही 10 होंगे तो किस तरीके से उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हो कि अगर खरीदने वाले 100 लोग बाहर खड़े दुकान के और अगर आपके पास सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट की सप्लाई है तो किस तरीके से उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, या उस सप्लाई कैसे इंपैक्ट करती है हमारी इकोनॉमी में। इन सब चीजों को हम यहां पर समझते हैं। फिर ये पूरा पॉइंट जब हम कवर करते हैं तो ये पूरा वेटेज आपको देता है, पूरा वेटेज देता है 14 मार्क्स का, और ये 3 चैप्टर वाला पॉइंट भी आपको 14 मार्क्स का वेटेज देता है। ये चैप्टर्स कंपैरेटिवली इन तीनों से थोड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सबका वेटेज अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे अगर नोटिस कर पा रहे हो तो आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम 80 में से 80 मार्क्स लाने की बात कर रहे हैं यहां पे, तो आप कुछ भी इसको नहीं छोड़ सकते। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट 2 पॉइंट, दैट इज 10th एंड 11th चैप्टर। अब आप जब इंडिविजुअल के बारे में पढ़ चुके हो ना बहुत, तो आप डिसाइड करते हो कि अब मैं ये देखना चाहता हूं कि एक मार्केट कितने तरह के होते हैं। ओलिगोपोली होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है। ये अलग अलग प्रकार के मार्केट हैं जिनके बारे में हम समझते हैं कि एक इंडिविजुअल जब बनाने जाता है कोई प्रोडक्ट और एक इंडिविजुअल जो कस्टमर बन के मार्केट जाता है खरीदने के लिए, इन दोनों का एक मीटिंग पॉइंट होता है जिसको हम मार्केट कहते हैं। बनाने वाला भी वही मिलता है और खरीदने वाला भी वही मिलता है। तो ये कौन से तरीके के मार्केट हैं? मोनोपोली मार्केट, जहां पे सिर्फ एक प्लेयर होता है, जैसे कि रेलवे सिर्फ सरकार की और किसी की भी नहीं है, कोई अडानी अंबानी किसी की रेलवे नहीं चलती, सिर्फ सरकार की चलती। दिस इज नोन एज मोनोपोली मार्केट। अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंपटीशन की, जिसके बारे में हम एक्चुअली सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है नेक टू नेक कंपटीशन है, जितनी प्राइस मेरी होगी उतनी ही मेरे ओपोनेंट की भी होगी। और ये स्पेशली होती है किराने की दुकानें, परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे कोई भी इंसान अलग प्राइस नहीं रखता, क्योंकि सब जगह पर हर एक दूसरे कोने में आपको किराने की दुकान मिलेगी और सब जगह पे आपको सेम प्राइस मिलेगा, क्योंकि एक भी इंसान ने प्राइस ऊपर या नीचे करी, पूरी डिमांड की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो आप अलग अलग मार्केट के बारे में पढ़ते हो इकोनॉमी में कि कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, और फिर आप समझते हो कि ये जो सप्लाई थी और जो डिमांड थी वो कैसे एक मार्केट में प्राइस डिसाइड करती है। उस चीज को हम समझते हैं लास्ट चैप्टर में, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। कि कई प्राइसेस हम खुद नहीं रखते, कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट के लिए मैंने उसकी 10 यूनिट्स बनाई, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और उसके मैंने 10 पीस बनाए, लेकिन खरीदने वाले अगर 1000 हैं, तो मैं तो एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 ही रख रहा था, लेकिन 100 रुपए में खरीदने वाले मेरे पास 1000 लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली शायद मुझे उसकी प्राइस बढ़ानी पड़ जाए तब तक जब तक वो 10 लोग खरीदने के लिए रेडी ना हो जाए। मैं शायद उस 100 रुपए से बढ़ाकर उसकी प्राइस 1000 रुपए कर दूंगा, जब तक लोग प्राइस के बढ़ने से हटते जाएंगे और सिर्फ 10 लोग ना बच जाएं जो कि मेरे 10 प्रोडक्ट खरीद सकें। इसे कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। डिमांड और सप्लाई के मेजर से आप ये समझते हो कि प्राइस कैसे डिसाइड करी जाती है एक मार्केट के अंदर, या एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ते हो। और ये पूरा कंक्लूड करता है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11। आप ये देख रहे हो कितना डिटेल्ड तरीके में मैंने आपको समझाया कि आपको हर एक चैप्टर का जिस्ट पता है, आपको पता है कि हर एक चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं।
एंड यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम विच चैप्टर, आपको ये पता रहेगा। और अगर मैं थोड़ा सा बता दूं इस किताब में भी, तो आपको कहीं जगह पे परेशानी कहां पे आएगी, आपको परेशानी उस पार्ट पे आएगी जहां पे आपको कर्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जहां पे कर्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको परेशानी जब आएगी जब आपको कुछ लॉज याद करने पड़ेंगे, आपको परेशानी तब आएगी जब आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मैं किन चीजों से डील कर रहा हूं और कौन कौन सी चीजें मुझे कैसे याद करनी है। इसका सबसे अच्छा इंप्लीकेशन यह है कि अगर आप रियल लाइफ तरीके से चीजों को पढ़ते हैं तो आपको आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी, जो कि हम प्रारंभ बैच में करते हैं। अगर जो लोग प्रारंभ बैच में देख रहे हैं उनको तो पता है कि किस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं और किस लेवल पे हम चीजों को पढ़ते हैं, विदाउट अ डाउट। ठीक है, तो ये है हमारा 40 मार्क्स, जो कि आधा पार्ट हमारा इकोनॉमिक्स का। अब बच्चे वाले आधे पार्ट पे आते हैं, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि दोनों का वेटेज आधा आधा है, तो आप किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दे सकते, एज आई सेड। अब बात आती है कि स्टैटिस्टिक्स होना क्यों जरूरी था सर, ना होता तो क्या। बेटा इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन जब इकोनॉमिक्स के बहुत सारे पार्ट्स करे जाते हैं वो भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तो है, उसके अंदर के बाइफरकेशंस भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, उनके अंदर डिग्री लेते हैं, तो जितने भी लोग चाहते हैं, जो लोग नंबर्स से बड़े कंफर्टेबल हैं, जिनको पता है कि डेटा के साथ मुझे खेलना बड़ा पसंद है, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी अपना अच्छा खासा एक करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और वो ये काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको। ठीक है, ये रिसर्च करने के लिए जो आप पढ़ते हो ना कि देश में हमारी एवरेज इनकम कितना है, औसतन एक आदमी कितना कमाता है, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, हमारे देश में कितने लोगों ने वोट किया, वेदर हमारा अगले 2-3 दिन बाद क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती हैं बेटा। ये इतना डिटेल्ड है। कभी आप देखते हो कि हमारे देश में पानी की कितनी कमी हो गई, हमारे देश में भुखमरी आ रही है कि नहीं आ रही, हमारे देश में महंगाई का क्या रेशो है, ये सारी चीजें आप इन चीजों से पढ़कर समझ सकते हो। ये रिसर्च करने के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जिनको रिसर्च में जाना है, जिनको दिमाग से काम करना है, जिनको बहुत सारे डेटास के साथ समझना होता है कि यार इतने सारे लोगों के ये हाल है, इससे मैं ये समझ पा रहा हूं कि इकोनॉमी में ये इंपैक्ट आएगा, अगर इस लेवल पे इकोनॉमिक्स को समझना है तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब आते हैं इसके कुछ चैप्टर्स पे। सबसे पहले हमारे पास होता है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। क्या है बेटा, जब भी आप किसी चीज का इंट्रोडक्शन करते हो या किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो तो ऑब्वियस सी बात है पहले पार्ट पे आपको बताना पड़ता है कि वो सब्जेक्ट है क्या। जैसे आपको मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, तो यहां पे ना क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स को पहले ना एक सब्जेक्ट नहीं माना गया था। पहले सब्जेक्ट ना मानने की वजह से बहुत सारे लोगों के बीच में डिबेट हुई कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। अलग अलग नाम आए, स्टैटिस्टिक्यू, स्टैटिस्टा, है ना, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, अलग अलग नाम से इसका नाम जो है लाया गया, लेकिन सब नामों का, सारी लैंग्वेज में नामों का मतलब सिर्फ एक ही था, अ स्टेट ऑफ पावर। ठीक है, तो उस चीज के लिए हर लोगों में एक डिबेट हुई। एडम स्मिथ में डिबेट हुई, एल्फ्रेड मार्शल में डिबेट हुई, लायनल रॉबिन्स में डिबेट हुई, सैमुअल्सन साहब में डिबेट हुई। इन सब ने अपनी अपनी एक थ्योरी दी, अपनी अपनी एक डेफिनेशन दी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। और जैसे ही इन्होंने अपनी अपनी एक थ्योरी दी तो हमें कंक्लूजन पे समझ पाए कि स्टैटिस्टिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी इतनी वैल्यू है। ठीक है, तो आपने ये देखा बेटा, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन हमें बताता है कि बेसिकली इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ, इकोनॉमिक्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। फिर हम इसके बाद वाले चैप्टर में समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का असली में मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब हम उसके सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। ये सेकंड चैप्टर आपको असली में राय देता है आपके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की। सर फर्स्ट चैप्टर भी तो वही कर रहा है ना, फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में इतना नहीं बताता, ये पार्ट उतना ही बताता है जितना आपने इंट्रोडक्शन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होता है। तो ये कुछ आपको नई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये वाला चैप्टर आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक्चुअल राय देता है कि उसका असली में मतलब क्या है, उसका स्कोप क्या है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। कि पहले आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया था स्टैटिस्टिक्स को, लेकिन आज वो अपने आप में एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, ये इसका स्कोप है।
देश में बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स लोगों की जरूरत होती है, जो कि स्टैट्स की मदद से हमें बताते हैं क्या क्या देश में चेंजेस आ रहे हैं और कैसे हमें उसे काउंटर करना है। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, देश की काउंटिंग भी स्टैटिस्टिक्स की मदद से करी जाती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस लेकर आते हैं सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको, 2 चैप्टर्स जो है कुछ स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर आता है आपके पास स्टैटिस्टिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, जितना किसी भी इंसान के लिए सोने बनाने से लेके उस सोने के लिए जब वो खदानों को खोदता है और उसमें सोने को तराश के जो एलिमेंट्स ढूंढता है, उतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो उसका रॉ मटेरियल ही खराब हुआ तो उसके सोने की क्वालिटी भी खराब ही निकलेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। स्टैटिस्टिक्स का जो सबसे पहला अटेम्प्ट होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब आप लोगों के पास जाओ और लोगों से डेटा कलेक्ट करो। और ये डेटा किसके लिए कलेक्ट किया जा सकता है? बहुत सारे पर्पस के लिए। हमारे देश में कितनी लड़कियां हैं, हमारे देश में कितने लड़के हैं, उनका सेक्स रेशो क्या है, कितने लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, ये जब पता करना हो तो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। देश में कितने परसेंट लोग मेल फीमेल क्या, कितने परसेंट लोग एजुकेटेड हैं, कितने परसेंट लोग अनएजुकेटेड हैं, ये आपको पता करना हो तो आपको डेटा की जरूरत है। देश में कितने लोग रहते हैं, क्या पॉपुलेशन है देश की, उसके लिए आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। देश में एक औसतन एक इंसान कितना कमाता है, एवरेज इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, तो आपको डेटा की जरूरत है। देश में कितने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वो चेक करना हो तो डेटा की जरूरत है। तो आप डेटा कलेक्ट करते हो आपकी जनता, आपके लोगों, आपकी रिसोर्सेस की क्या प्रेजेंट सिनेरियो में क्या वैल्यू है, कितना प्रेजेंस है, उस चीज को अगर आपको देखना हो तो आप पहले डेटा को कलेक्ट करते हो और अलग अलग मेथड से करते हो। सेंसस मेथड से करते हो, सैंपलिंग मेथड से करते हो, ऐसे कई सारे मेथड्स हम इसमें सीखते हैं। और ये डेटा जो है कलेक्ट किए जाते हैं इन कई सारे पर्पसों के लिए। फिर बात आती है कि आप अगर देखो तो आप इसको पर्टिकुलरली क्या करते हो, देखो अब होता है आपको जब अब घर घर जाके जब जनगणना होती है तो पॉपुलेशन की काउंटिंग तो हो जाती है, पर आप इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, बेहतर समझने के लिए, अगर मैं आपको रॉ डेटा ऐसा पटक दूं, हर जगह से फाइल आ रही है, बस रॉ डेटा पटक दिया, फाइल पे फाइल चढ़ गई, फाइल पे फाइल चढ़ गई, उनको मैंने किसी भी तरीके से कैटेगराइज नहीं किया, तो आपके लिए उस डेटा को यूजफुल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। आप उसको ढंग से इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको डेटा तो दे दिया लेकिन उसका कुछ प्रॉपर ऑर्डर नहीं दिया। इसीलिए दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगर मैंने पूरे देश भर में लोगों को भेजा कि जाओ लोगों के पास घर घर जाकर उनसे डेटा लेके आओ, और उस डेटा को मैंने ऐसे रख दिया, तो मेरे को एक फाइल उठाई, मैंने रैंडमली कोई भी पेजेस खोले और मैं देख रहा हूं कि यार इस डेटा का मैं करूं क्या। लेकिन अगर इन सारी फाइलों को मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दूं कि भैया 18 साल से कम उम्र के लोगों का डेटा इधर रख दो, 60 साल से ऊपर लोगों का डेटा इधर रख दो, 20 से 30 साल के लोगों का डेटा इधर रखो, उसमें से भी मेल्स इधर कर दो, फीमेल्स इधर कर दो, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जब मुझे ये देखना होगा कि 25 से 30 साल की औरतें जो हैं कितनी लोग पढ़ी लिखी हैं, तो मुझे उसका एक अलग से कॉलम दिख जाएगा कि ये कॉलम जो है 25 से 30 साल की उम्र की औरतें हैं जो कि पढ़ी लिखी हैं और उसके साथ साथ काम भी करती हैं। तो ये मेरे पास ये रो मुझे बताएगी कि हाँ ये पढ़ी लिखी औरतें हैं, ये 25 से 30 साल की हैं और ये काम भी करती हैं, और उनका मुझे स्टडी करना काफी आसान हो जाएगा रादर देन मुझे उस पूरे कमरे में छानना पड़े। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आपको मदद करता है, यूजफुलनेस को बढ़ाता है आपकी डेटा की। फिर अब बेटा क्या है ना, अब फाइलों पे फाइलें अगर मैं देखता रहूंगा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। मैं फाइलें खोल खोल के देखता रहूंगा, भले ही भाई मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, लेकिन ये ऑर्गेनाइज करने के बाद भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है इस पूरी फाइलों को पढ़ के उसके कुछ निकालना, कुछ एनालाइज करने के लिए कुछ निकाल पाना। तो मैं इसको पढ़ने लायक बनाने के लिए उसको प्रेजेंटेबल बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? प्रेजेंटेबल, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये जो अगले आपको 3 चैप्टर दिख रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, ये तीनों चैप्टर्स आपके डेटा को प्रेजेंट करने के तरीके बताते हैं। ये तीनों कॉमनली जाने जाते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के नाम से। बेसिकली आपने पहले डेटा को कलेक्ट किया, उसको एक अच्छी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और अब बहुत सारे डेटा को क्या करोगे आप? प्रेजेंट करोगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहला प्रेजेंटेबल फॉर्म है
टेबल्स फॉर्म, कि आप बहुत सारे डेटा को टेबल में डाल दोगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि अच्छा 0 से 10 साल के बीच के जो लोग हैं वो कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उसका एक कॉलम बन गया। फिर दूसरा कॉलम हो गया 10 से 20 साल वाले कितने लोग जो है हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका एक डेटा हो गया। 20 से 30 साल के लोग कितने लोग जिनके पास डिग्री है उनका एक डेटा हो गया। 30 से 40 लोग कितने प्रोफेशनल्स हैं उनका एक डेटा हो गया। ऐसे कर करके आप अगर टेबल में बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया टेबल फॉर्म इज द वेरी यूजफुल फॉर्म जिसमें आप एक्चुअल डेटा को बड़ी यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। टेबल को पढ़ना काफी आसान है कंपैरेटिवली एक बहुत बड़ी फाइल के बंडल को पढ़ने के, है ना। फिर आपके पास आता है एक और बहुत इजीएस्ट फॉर्म जो डेटा को काफी इफेक्टिव बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है, जिसका मतलब है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने बार ग्राफ पढ़ा है, आप लोगों ने पाई चार्ट पढ़ा है, और पाई चार्ट जो है वो लाखों करोड़ों लोगों का डेटा एक सर्कल में शो कर देता है, जो कि काफी यूजफुल होता है। मैं आपने देखा होगा कि एक सर्कल होता है जिसमें कुछ एक क्यूब बना होता है, पिज्जा के एक स्लाइस की तरह उसमें कुछ शेप्स बने होते हैं, कि एक सर्कल में एक ऐसा स्लाइस बना होगा जो कि बता रहा होगा कि 45% लोग आर एजुकेटेड एंड 55% लोग आर अनएजुकेटेड। तो वो डेटा आपका काफी अच्छा प्रेजेंटेशन शो करता है और आपको बताता है, एक यूजफुलनेस बताता है कि आपके देश में आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। और ये डेटा 1000 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग, 100 लोग, 50 लोग, 50,000 लोग, कितने भी डेटा को शो कर सकता है और बहुत अच्छे अट्रैक्टिव तरीके में शो कर सकता है। और कई तरह के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से आप चीजों को डिपिक्ट कर सकते हो। फिर एक और फॉर्म आता है जिसका नाम होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और ये तो आप देखते हो। देखो, आपने स्टॉक मार्केट देखा है, स्टॉक मार्केट भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से बताता है किस कंपनी ने कितना पैसा बनाया। उस कंपनी का पैसा लॉस में हो गया तो ऐसा ग्राफ नीचे नीचे जाएगा, प्रॉफिट में आएगा तो ऊपर ऊपर जाएगा। तो बेसिकली मैं हजारों करोड़ों का डेटा, रुपयों का डेटा, हजारों लाखों अरबों खरबों का पैसों का डेटा मैं कैसे बताऊं आपको। नंबर्स लिखते जाऊंगा, इतने 0 देखते देखते बेटा अगर मैं आपके सामने 13 0 लगा दूं या 15 0 लगा दूं तो आप वैसे ही नहीं पढ़ पाओगे कितने हो रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा 0, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ऐसे कर करके आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू कितनी बड़ी है। उस चीजों को अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में अगर प्रेजेंट कर दूंगा तो आपके लिए डेटा को पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। आप इससे बहुत सारे समय बचा के अट्रैक्टिव तरीके में, बिना बोरिंग तरीके से बहुत सारी यूजफुल इंसाइट भी ले सकते हो। ये काम करते हैं ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब आप देखो कितना सीक्वेंस में जा रहा है ये पार्ट भी। पहले आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर आपने देखा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है। फिर आपने देखा डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, फिर आपने डेटा जो कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको प्रेजेंट कर लिया। अब जब आपने डेटा को प्रेजेंट कर लिया ना, अब आपको एनालाइज करना पड़ेगा डेटा। क्या करोगे एनालाइज करने के लिए? कुछ आपके पास स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जो कि शायद आप पहले भी कहीं ना कहीं देख चुके होंगे। अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके डेटा को पढ़ने के बाद, जैसे आपने टेबल्स बनाना सीखा ना, टेबल में डेटा को प्रेजेंट करते हैं, इस टेबल की मदद से आप ये टूल्स का इस्तेमाल करके उस पूरे टेबल का, अब देखो टेबल से भी आपको बहुत यूजफुल इंसाइट कई बार नहीं मिल पाती, आपको उसको एनालाइज करना पड़ता है कि टेबल मुझे क्या बताने के लिए क्या बता रहा है, मुझे इससे मैं क्या समझ सकता हूं इस टेबल की डेटा से। तो ये टूल्स आपको उस चीज में मदद करते हैं। जैसे कि मीन की बात करूं तो मीन आपको एवरेज निकाल के बताता है। एवरेजेस क्या होते हैं बेटा? जैसे कि मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, 500 बच्चे पढ़ते हैं। अब 500 बच्चों में सबके मार्क्स अलग अलग हैं, पर मेरी क्लास ने अच्छा परफॉर्म किया है, बुरा परफॉर्म किया है, बिलो एवरेज परफॉर्म किया है, ये मैं कैसे पता करूं? एक काम करता हूं, 500 बच्चों का एक एवरेज निकाल लेता हूं। एवरेज मार्क्स जो है उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों ने परफॉर्म अच्छा किया या बुरा किया या खराब किया है। ठीक है, तो देखो मैंने एवरेज निकाला 500 बच्चों का, 80 में से सबके मार्क्स, एवरेज मार्क्स आए 75। मतलब मेरा एवरेज अगर बहुत ऊपर है तो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई और बहुत अच्छे से ही तुमने रिजल्ट भी निकाल कर दिया। ये मीन जो है कुछ इस तरीके से आप चीजों की मदद करता है। बात रही मीडियन की, मीडियन और मोड की, तो ये टूल्स भी कुछ ऐसी ही चीजों को समझने के लिए मदद करते हैं। मीडियन बताता है मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू क्या बताता है कि डेटा का सेट जो है वो 2 हिस्सों में या कई हिस्सों में कैसे डिवाइड किया जा सकता है, कैसे आप बड़े डेटा का एक मिडिल वैल्यू निकाल सकते हो।
कि भाई एक कॉलेज के अंदर जब प्लेसमेंट्स होते हैं तो एक मीडियन वैल्यू निकाली जाती है कि भाई इस कॉलेज का मीडियन वैल्यू जो है वो है 32 लाख रुपए। तो 32 लाख रुपए मीडियन वैल्यू मतलब कि आधे लोग जो है वो 32 लाख से कम पैकेज में है और आधे लोग जो है वो 32 लाख से ऊपर के पैकेज पे हैं। तो आपको एक कॉलेज डिसाइड करने में तक ये वैल्यू मदद करता है कि आप ये देख सकते हो कि यार मुझे किस रेंज में आना है, 32 लाख से ऊपर की रेंज में आना है या 32 लाख से नीचे की रेंज में आना है। ये पूरे पैकेजेस की रेंज को दो हिस्सों में बांट देता है कि मिडिल वैल्यू 32 लाख है। अब दो तरह के लोग हैं, 50% लोग 32 लाख से ऊपर कमाते हैं और 50% लोग 32 लाख से नीचे कमाते हैं। ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि हाँ 32 लाख तो एक अच्छा मिडिल वैल्यू है, इस कॉलेज में पैसा लगा सकता हूं, इस कॉलेज में मैं जा सकता हूं। ठीक है। मोड क्या है? मोड है मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट कॉमन या जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, कि कोई चीज जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होना। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि कौन सी उम्र के लोग हैं, या मान लो मेरी एक बिजनेस है, मेरे बिजनेस में 100 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, 100 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, 100 तरह के बिस्किट्स हैं। उस बिस्किट्स में से सबसे ज्यादा कौन सा चलता है, वो जो सबसे ज्यादा बिकता होगा वही मोड होगा, जिसको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जिसका सबसे कॉमन परचेज होता होगा। मतलब जो सबसे ज्यादा बिकता है वही मीडियन वैल्यू होता है, जो सबसे ज्यादा दिखता है वही मीडियन मोड वैल्यू होता है। ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आपको डेटा को एनालाइज करने में मदद करते हैं और इससे आप कुछ यूजफुलनेस निकाल पाते हो कि अच्छा ये डेटा मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास 4 फ्लेवर के बिस्किट थे, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और उसके साथ साथ ऑरेंज फ्लेवर। ठीक है। उन और चारों नहीं, चलो 10 ले लो, पिस्ता फ्लेवर, फलाना फ्लेवर, ढिमका फ्लेवर, ऐसे करके 10 फ्लेवर्स है मेरे पास। लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरे सिर्फ 2 ही फ्लेवर सबसे ज्यादा चलते हैं, दैट इज चॉकलेट एंड दैट इज वनीला। ये मुझे कैसे पता चला कि वनीला और चॉकलेट की सेल सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा बार यही खरीदे जा रहे हैं, दैट इज मोड। ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास आता है 2 और पार्ट। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, इनका वेटेज, ये पूरा जो पार्ट 7 चैप्टर्स का है ये 15 मार्क्स का है। तो ऐसा अगर आपको लग रहा हो कि यहां पर न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, यहां पे सिर्फ थ्योरी होती है, इतने पूरे पार्ट पे भी थ्योरी ही है, ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये 4 चैप्टर, इसमें आते हैं न्यूमेरिकल्स। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें आपको नंबर से कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अलग अलग टाइप के फॉर्मूला होते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल सीख सकते हो, नॉन मैथ्स वाले भी सीख सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। ये 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो इस बात को याद रहना, इससे कंफर्टेबल होना पड़ेगा आपको। क्लियर। अब देखो बात आती है कोरिलेशन की। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? ये 2 वेरिएबल के बीच के रिलेशन को बताता है। कैसे रिलेशन? जैसे कि प्राइस और उसकी डिमांड। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस और सप्लाई की बात करूं तो प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। या कोई नो रिलेशन, किसी चीज के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है कि मेरे जूते का साइज कितना है और एक इंसान का आईक्यू लेवल कितना है, इस बात में कोई रिलेशन ही नहीं है ना, कि जिसका जूते का साइज बड़ा होगा उसका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, जिसका जूते का साइज छोटा होगा उसका आईक्यू लेवल कम। ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, दिस शोज नो रिलेशन। तो कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा टाइप का रिलेशनशिप शेयर करता है, इस चीज को बताता है कोरिलेशन। यह आप पढ़ते हो स्पियर्समैन रैंक थ्योरी के थ्रू, कार्ल पियर्सन के थ्रू, ये कई सारी थ्योरीज के थ्रू आप इसके अंदर निकालना सीखते हो कि कैसे चीजें रिलेटेड हैं, 2 वेरिएबल्स कैसे रिलेटेड हैं, उस चीज को बताता है ये चैप्टर। और उसके साथ साथ लास्ट चैप्टर आता है, दैट इज आपका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो कि बताता है कि समय के साथ कैसे चीजें बदल जाती हैं। आपने देखा होगा जनरली कोई चीज आज से 10 साल पहले बहुत सस्ती आती थी, जैसे कि मैगी 10 रुपए वाला पैकेट जो था वो उस टाइम पे जो एक नॉर्मल दो पीस आते हैं ना जिसके अंदर, वो 10 रुपए का आया करता था। आज ही वो 15 रुपए का आता है। कैसे समय के साथ पैसे बदल गए, कैसे समय के साथ वो महंगी हो गई। ये इंडेक्स नंबर आपको बताता है कि कैसे एक बेस ईयर और एक दूसरे ईयर में कैसे डिफरेंस है वैल्यूज में। ये आपको चैप्टर समझाता है कि कैसे समय के साथ चीजें महंगी होती जाती हैं और उसकी वैल्यू बदलती जाती हैं। ये आपको चैप्टर ऐसी इंसाइट्स देता है। ये सब स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रियल लाइफ टॉपिक्स होते हैं। आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपके रियल लाइफ से रिलेट ना करता हो। आपने स्टैटिस्टिक्स में भी देखा, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, वैसे ही स्टैटिस्टिकल बोर्ड उसको ऑर्गेनाइज करता है, प्रेजेंट करता है, आपको पाई चार्ट्स वगैरह दिखाता है। न्यूज़पेपर में आते हैं ना कई सारे ग्राफ्स आते हैं, स्टॉक मार्केट में आप ग्राफ पढ़ सकते हो। ये सब रियल लाइफ है, ये सब रियल लाइफ है। एक इंसान औसतन कितना कमाता है, एवरेजेस का पढ़ना,
मर्डर्स कितने हो रहे हैं हमारे देश में कितनी महिलाएं जो वो पढ़ी लिखी नहीं है, ये सब डेटा ही तो है, ये सब रियल लाइफ है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम रियल लाइफ से अलग नहीं पढ़ते, या आपका कोई मैथ्स का चैप्टर नहीं है जो शायद आपके रियल लाइफ में कोई प्रेजेंस ना रखता हो। ये सब चीजें रियल लाइफ में भी प्रेजेंस रखती है, इसीलिए इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ग्रोइंग फील्ड बन जाता है। ये हमारा पूरा पार्ट 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स का भी डन हुआ। ये 40 और 40 मार्क्स बहुत जरूरी हैं, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है और दोनों को ध्यान से समझना है। और जो लोग नंबर्स में कंफर्टेबल नहीं है उनको इस पार्ट पर तो मेजरली ध्यान देना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैंने सीए वाले, सीएस वाले, ऐसे नॉन मैथ्स बच्चों को सीएस लेवल के पेपर्स, उसके साथ साथ क्लैट और कई सारे ऐसे पेपर्स जो कि जिसमें इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे लेवल पे आती है, सब चीजें मैंने उनको क्लियर करवाई हुई। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बहुत सुरक्षित और बहुत ही मजबूत हाथों में हो और आप बहुत कुछ अचीव करोगे। पहले तो ये मंशा अपने दिमाग में बैठा के रखना। इकोनॉमिक्स लेकर आपने कोई गलती नहीं करी, उल्टा आपने उपकार किया है अपने आप पर। आपको प्राउड होना चाहिए कि आपने ऐसा कोई और दूसरा सब्जेक्ट नहीं लिया जो शायद आपका सिर्फ समय बर्बाद करता और आपकी नॉलेज में बढ़ावा ना करता। तो बहुत बहुत आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत सारी मेहनत करके बहुत आगे बढ़ेंगे और खूब मेहनत करके इंडिया के बेस्ट से बेस्ट ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को एकदम स्ट्रांग बनाएंगे और खूब हम लोग नाम करेंगे अपना और अपने सब्जेक्ट का, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट की जो इमेज है उसकी इज्जत भी हमारे हाथों में है। तो इस बात को याद रखिएगा। बाकी मिलेंगे ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और ऐसे कई सारे इंसाइट्स के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना और हार्ट स्पैम करना जितने भी लोगों ने इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन।